सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के पाठ संख्या 15 जिसका शीर्षक है सर्वनाम तथा सर्वनाम के भेद। इस शीर्षक के अंतर्गत हम जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम का उपयोग क्या है तथा इसके भेद कितने होते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में हम किस प्रकार से सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, इन सभी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिला है, सर्व तथा नाम। सर्व शब्द का अर्थ होता है सबका या सब अथवा समस्त, और नाम का अर्थ होता है संज्ञा। पिछली संज्ञा की कक्षा में मैंने बताया था संज्ञा का अर्थ नाम होता है। तो इस प्रकार सर्वनाम संज्ञा के लिए प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम वे शब्द हैं जो समस्त नामों या संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तथा वही प्रकार करते हैं जो संज्ञा द्वारा किया जाता है। अर्थात सर्वनाम का केवल एक ही कार्य है कि वह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाएंगे और उनका भी वही कार्य होगा जो संज्ञा का होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है। यदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार किया जाए तो भाषा अस्वाभाविक लगने लगती है। उदाहरण के लिए अब्दुल के गांव का नाम नौशेरा है। अब्दुल नौशेरा के सरकारी स्कूल में पढ़ता है। अब्दुल के सभी अध्यापक अब्दुल को पसंद करते हैं। अब्दुल के पिता मौलाना नसरुद्दीन नौशेरा के पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन है। यहाँ बार बार अब्दुल संज्ञा शब्द का प्रयोग होने से भाषा अवास्तविक लग रही है। यदि हम इसे दूसरे तरीके से सर्वनाम का प्रयोग कर लिखें तो यह ऐसा बन जाता है। अब्दुल के गांव का नाम नौशेरा है। वह नौशेरा के सरकारी स्कूल में पढ़ता है। उसके सभी अध्यापक उसे बहुत पसंद करते हैं। उसके पिता मौलाना नसरुद्दीन वहीं के पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन है। यहाँ सर्वप्रथम अब्दुल तो आया, लेकिन उसके बाद पूरे वाक्य में अब्दुल के स्थान पर सर्वनामों का प्रयोग किया गया। इस प्रकार यह भाषा वास्तविक लगने लगती है। वाक्य में संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञाओं का ही प्रकार्य करने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर्वनाम उन शब्दों को कहा जा सकता है जो वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होंगे तथा उसी का कार्य करेंगे, वही कार्य करेंगे जो संज्ञा उस वाक्य में कर रही है। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। जिस प्रकार संज्ञाओं के भी प्रभेद होते हैं, उसी प्रकार सर्वनामों के भेद होते हैं तथा उनके एक मुख्य निर्धारक तत्व भी होते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत यह प्रयोग किए जाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत यह वह प्रयोग किया जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कोई, कुछ प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन और क्या प्रयोग किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो, सो, वह प्रयोग किया जाता है। निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत अपने आप, स्वयं, खुद का प्रयोग किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो वे एक बोलता है, दूसरा सुनता है, फिर दूसरा बोलता है और पहला सुनता है, और दोनों ही किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं। ऐसी परिस्थिति में पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयुक्त होता है और इस प्रकार इनकी बातचीत के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष।
क्योंकि बातचीत हो रही है पुरुषों के मध्य या महिलाओं के मध्य, लेकिन उसे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही रखा जाएगा। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम, जिस सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अपने नाम के स्थान पर करता है वे सर्वनाम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत एक वचन में मैं तथा मैं के सभी रूप, मैंने, मुझे, मेरा आदि तथा बहुवचन में हम के सभी रूप, हमने, हमें, हमारा आदि आते हैं। अर्थात उत्तम पुरुष सर्वनाम उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होगा जो सर्वप्रथम अपनी बात किसी से रख रहा है, सर्वप्रथम अपनी बात कह रहा है। और इसके अंतर्गत एक वचन के अंतर्गत मैं के सभी रूप आएंगे, मैं, मुझे, मेरा, और बहुवचन के अंतर्गत हम के सभी रूप आएंगे, हमने, हमें, हमारा। जैसे मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, इसमें मैं सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि कोई व्यक्ति ही दिल्ली जा रहा हो सकता है। मैंने खाना खा लिया, यहाँ कोई व्यक्ति बोल रहा है मैंने खाना खा लिया, वो इंसान है, इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयुक्त होगा। और मैंने यहाँ उत्तम पुरुष सर्वनाम। मुझे किसी ने नहीं मिलना, मुझे किसी से नहीं मिलना, इसमें भी उत्तम पुरुष सर्वनाम। बहुवचन के रूप में हम कल वापस जाएंगे। अब बहुवचन के रूप में हम प्रयुक्त हुआ है, हमसे उसका संबंध उसके और उसके साथियों से है, इसलिए यह भी पुरुषवाचक सर्वनाम है और उसमें उत्तम पुरुष सर्वनाम है। हमें शर्मा जी से मिलना है, इसमें भी हमें पुरुषवाचक सर्वनाम है और उत्तम पुरुष है। हमसे चला नहीं जाता, यह भी पुरुषवाचक सर्वनाम है और उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मध्य पुरुष, वक्ता द्वारा श्रोता के नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वे मध्यम पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। इस वर्ग में तू, तुम तथा आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। वक्ता जब बोलता है तो वो किसी से बोलेगा, किसी सामने वाले व्यक्ति से बात करेगा, और उसी सामने वाले व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। इस सर्वनाम के अंतर्गत एक वचन में तू का प्रयोग, तुम का प्रयोग बहुवचन में, आप का प्रयोग भी बहुवचन में आदर सूचक के लिए होता है। इसके उदाहरण है तू मेरे साथ चलेगा या नहीं। यहाँ तू सर्वनाम तो है, किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है, उसी में यह किसी मानव के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। और उसमें भी मध्यम पुरुष सर्वनाम है, क्योंकि कोई व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति से कह रहा है तू मेरे साथ चलेगा या नहीं, किसी सामने वाले व्यक्ति से कह रहा है। तुमसे कौन बात करेगा, यह भी मध्यम पुरुष का पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम मेरे साथ चल सकते हो, यह इसमें भी तुम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है और उसके अंतर्गत मध्यम पुरुष सर्वनाम है, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी सामने वाले व्यक्ति से कह रहा है कि तुम मेरे साथ चल सकते हो, वो सेकंड पर्सन है, इसलिए उसे मध्यम पुरुष कहेंगे। तुमको यह काम तो करना ही होगा, इसमें भी तुमको सर्वनाम तो है, पुरुषवाचक सर्वनाम है और मध्यम पुरुष सर्वनाम है। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष जैसे कि इसके नाम से प्रयुक्त है, या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में बात की जा रही होगी उसके संज्ञा नाम के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करेगा। इसे थर्ड पर्सन भी कहते हैं इंग्लिश में। वक्ता या श्रोता के द्वारा जब किसी अन्य व्यक्ति के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे अन्य पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। इस वर्ग में एक वचन के अंतर्गत वह तथा उसके विभिन्न रूप जैसे उसने, उससे, उसमें आदि का प्रयोग होता है।
बहुवचन के अंतर्गत वे तथा उसके विभिन्न रूप उसने, उसका, उन्होंने आदि का प्रयोग होगा। जैसे वह मुझसे बात नहीं करता। ध्यान से देखिए इस वाक्य को। यहाँ कोई व्यक्ति कह रहा है वह मुझसे बात नहीं करता, लेकिन यह व्यक्ति सेकंड पर्सन से, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष से बात कर रहा है कि कोई अन्य व्यक्ति उससे बात नहीं करता, और कोई अन्य व्यक्ति के लिए यहाँ भी वह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, इसलिए वह अन्य पुरुष सर्वनाम होगा। उससे कोई मिलना नहीं चाहता। इसमें उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष से कह रहा है कि उससे कोई मिलना नहीं चाहता, किसी खास व्यक्ति का नाम नहीं लिया, उसके लिए स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग हुआ उससे, अर्थात किसी अन्य पुरुष से कोई मिलना नहीं चाहता, इसलिए उससे जो है यह अन्य पुरुष सर्वनाम होगा। वे कल तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। यहाँ भी वे सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम है। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। अर्थात वे सर्वनाम के शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करें अथवा उसके स्थान पर प्रयुक्त हों, वे सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत एक पास स्थित वस्तु के लिए यह वह तथा दूर स्थित वस्तु के लिए ये अथवा वे का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापक के पास एक कुर्सी रखी है और उसकी ओर संकेत करते हुए वह अब्दुल से कहता है, अब्दुल इसे यहाँ से ले जाओ। इसे सर्वनाम कुर्सी के लिए प्रयुक्त हुआ है और कुर्सी एक निश्चित वस्तु है, अर्थात जब उन्होंने अब्दुल से कहा इसे यहाँ से ले जाओ तो अब्दुल समझ गया कि सर कुर्सी की जगह इसे सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं और वो कुर्सी वहाँ से लेके चला गया। लड़का अपने पास रखे आमों को ओर संकेत करते हुए कहता है, अरे ये तो सड़ गए हैं, इन्हें फेंक दो। यहाँ ये सर्वनाम आमों के लिए प्रयुक्त हुआ है और यह एक निश्चित वस्तु है, इसलिए इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। पिता दूर पड़ी किताब की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, वह किसकी किताब है? यह वह जो है सर्वनाम है और यह किताब की ओर संकेत करता है, और किताब एक निश्चित वस्तु थी जो पिता के सामने रखी हुई थी। इस प्रकार यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि जिन व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर संकेत किया जाता है वे वक्ता और श्रोता दोनों के सामने उपस्थित होनी चाहिए, अर्थात जो वक्ता जिन वस्तुओं की ओर संकेत कर रहा है वे वस्तु उसके भी सामने हो तथा जिस व्यक्ति से वह उन वस्तुओं की बात कर रहा है वह वस्तु उसके भी सामने उपस्थित होनी चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होता है तो ये सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम की कोट के अंतर्गत आते हैं। जैसे कल वह नहीं पहुंचा, यह वह सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता तो है, परंतु यह जिसके लिए प्रयुक्त हुआ है वह कल उनके पास नहीं पहुंचा, उनके सामने उपस्थित नहीं था, इसलिए यह वह जो है यह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। वे कब तक पहुंच रहे हैं, यहाँ वे सर्वनाम भी निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, परंतु क्योंकि वे अभी तक उनके सामने उपस्थित नहीं हुए, पहुंच नहीं सके, इसलिए वे सर्वनाम जो है यह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में यह निश्चय न हो कि वह व्यक्ति कौन है या वस्तु कौन है, तब जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके नाम से स्पष्ट है, अनिश्चय अर्थात जिसका निश्चय न हो सके। इस प्रकार वे सर्वनाम जो किसी ऐसी वस्तु के या व्यक्ति के बारे में के विषय में या उनके स्थान पर आएंगे जिसका कोई निश्चित अता पता नहीं होगा। हिंदी में कोई तथा कुछ वस्तु के लिए, कोई व्यक्ति के लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। व्यक्ति के लिए शायद दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है,
यदि आपके दरवाजे के बाहर कोई खड़ा होगा तो जाहिर सी बात है वो कोई व्यक्ति होगा, कोई इंसान होगा। तो यहाँ कोई जो है यह निश्चय बोध नहीं कराता कि वहाँ दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है, क्या मेरा भाई खड़ा है या मेरे पिताजी खड़े हैं, यह कोई बोध नहीं कराता, लेकिन कोई यह बोध कराता है कि कोई इंसान दरवाजे के बाहर खड़ा है। तो इस प्रकार कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। आपसे मिलने कोई आया है, यहाँ भी कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि आपको पता नहीं कि कौन मिलने आया है, लेकिन कोई तो मिलने आया है। वस्तु के लिए बाजार से कुछ लेते आना। आप बाजार जाएंगे, कुछ ले आने को कहा गया आपसे, लेकिन कुछ जो शब्द है उसमें कुछ निश्चित नहीं है कि आपको क्या क्या लाना है, इसलिए कुछ जो सर्वनाम है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ओढ़ने के लिए मुझे भी कुछ दे दो। यहाँ भी कुछ सर्वनाम कुछ निश्चय नहीं होता कि ओढ़ने के लिए आपको क्या क्या आवश्यकता है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके नाम से स्पष्ट है कि ऐसा सर्वनाम जो प्रश्न की उत्पत्ति करे। कई बार किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में मन में प्रश्न उठते हैं कि वह व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर हम प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, अर्थात कौन व्यक्ति के लिए तथा क्या कौन सी वस्तु या घटना के लिए प्रयुक्त होता है। व्यक्ति के लिए देखिए, यहाँ कौन रहता है, कहीं पर रहने की बात की जा रही है, कोई इंसान रहता होगा उसके बारे में कहा गया। यहाँ कौन रहता है अर्थात कौन किसी इंसान के लिए प्रयुक्त हुआ है और प्रश्न करता है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। इसकी विशेषता यह है कि इसके अंत में प्रश्नसूचक शब्द लगे रहते हैं। इन वाक्यों के अंत में कौन शोर कर रहा है, इसमें भी कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। कौन चलेगा मेरे साथ, इसमें भी कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। आज आपने क्या बनाया है, यहाँ पे क्या जो है यह किसी वस्तु के लिए प्रयुक्त हुआ है, परंतु प्रश्न पूछता है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। संबंधवाचक सर्वनाम। इसके नाम से स्पष्ट है कि ये सर्वनाम संबंध को स्थापित करेंगे, चाहे वो वाक्यों के मध्य हो या उपवाक्यों के मध्य। मिश्र वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष आश्रित वाक्य होते हैं। कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो आश्रित उपवाक्यों के प्रधान उपवाक्य के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, इनको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में जो तथा जिसे संबंधवाचक सर्वनाम है, अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम केवल दो हैं, जो, जिसे, जिससे, जिसमें, जो कि एक वचन तथा बहुवचन के अनुसार बदलते हैं। अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में, एक मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य को एक अन्य आश्रित उपवाक्य से जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे वह लड़का चला गया, वह लड़का चला गया, यहाँ ये वाक्य पूरा हो गया, अर्थात यह एक प्रधान वाक्य है। अक्सर झूठ बोलता है, यहाँ यदि हम इधर के वाक्य को हटा दें तो अक्सर झूठ बोलता है, यह एक संपूर्ण वाक्य नहीं है, क्योंकि यह वाक्य इस पहले वाले वाक्य के ऊपर निर्भर है। इसलिए यहाँ जो जोड़ने के लिए, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया गया वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। उसी प्रकार वह किताब फट गई, यह अपने आप में संपूर्ण वाक्य है, वह किताब फट गई। तुमने दिया था, यदि हम इस वाक्य को पढ़ें तुमने दिया था, तो यह अपने आप में संपूर्ण नहीं है, क्योंकि यह एक छोटा उपवाक्य है जो एक प्रधान उपवाक्य पर निर्भर है, और इसको जोड़ने के लिए जिसे का प्रयोग किया गया जो कि संबंधवाचक सर्वनाम है। उसी प्रकार वह मकान गिर गया, दीवार कच्ची थी। इनमें आप देखेंगे कि वह मकान गिर गया, यह एक पूर्ण वाक्य है, जबकि दीवार कच्ची थी यह एक उपवाक्य है जो पहले वाले वाक्य पर निर्भर है, और इसको जोड़ने के लिए जिसकी सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, और हमने पढ़ा
कि जब एक प्रधान वाक्य और एक उपवाक्य को जोड़ने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाए तो वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ, निज शब्द का अर्थ होता है अपना, अर्थात जब अपने लिए आप किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। हिंदी में स्वयं, खुद, अपने, आप ही आदि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे अब इस काम को वह स्वयं करेगा। यहाँ स्वयं से आप, स्वयं एक निजवाचक सर्वनाम है। वह खुद खाना बना सकती है। यहाँ भी खुद निजवाचक सर्वनाम है। तुम अपने आप काम क्यों नहीं करते? तुम अपने आप अपना काम क्यों नहीं करते? इसमें अपने आप भी निजवाचक सर्वनाम है। वह अपने आप अपने कपड़े धोता है, अर्थात वह अपने कपड़े अपने हाथ से धोता है, अपने आप धोता है, इसलिए यहाँ अपने आप जो है यह निजवाचक सर्वनाम प्रयुक्त होगा। हमने सीखा सर्वनाम शब्द वे शब्द होते हैं जो वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तथा वही प्रकार करते हैं जो संज्ञा द्वारा किया जाता है। अर्थात सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर तो प्रयुक्त होते हैं परंतु यह वही कार्य करेंगे जो संज्ञा का कार्य होता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, हमने 6 भेदों को पढ़ा। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, क्योंकि जब 2 व्यक्ति आपस में बात करेंगे तो वह एक व्यक्ति बात करेगा, दूसरा सुनेगा, फिर दूसरा व्यक्ति बात करेगा, पहला सुनेगा, और दोनों ही किसी तीसरी वस्तु या व्यक्ति के विषय में बात करते हैं। इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनामों के अंतर्गत 3 भेद किए गए हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आप स्वयं को हमेशा उत्तम बनाने के प्रयत्न करते हैं, इसलिए उत्तम पुरुष के अंतर्गत जो वक्ता होगा, जो प्रथम वक्ता होगा, उसके सर्वनाम आएंगे। मध्यम पुरुष के अंतर्गत वे सर्वनाम आएंगे जो सामने वाले व्यक्ति के लिए बोले जाते हों, और अन्य पुरुष के अंतर्गत वे सर्वनाम आएंगे जिसके बारे में बात की जा रही हो। तो इस प्रकार आप सर्वनाम से संबंधित अभ्यास प्रश्न करने का प्रयास करिए।